हेलो एवरीवन, मैं पारुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आ गया है 2021 का पहला आईपीओ जो है आईआरएफसी और इंडिगो पेंट का। अब आप सोच रहे होंगे ये दो आईपीओ आया है, किसमें इन्वेस्टमेंट करना है और किसमें नहीं करना है, या फिर दोनों में इन्वेस्टमेंट करें। तो उसके लिए तो हमें डिटेल एनालिसिस में जाना होगा, देखना होगा कि कंपनी की डिटेल इनकम स्टेटमेंट क्या कहती है, क्या कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी साउंड है कि नहीं। बाय द वे आपको एक हिंट दे देती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि किस आईपीओ को सेलेक्ट करना है या फिर दोनों आईपीओ को सेलेक्ट करना है, तो एक बात आप जान लें कि इन्वेस्टर की फर्स्ट चॉइस जो कि बहुत ही मोस्ट अवेटेड आप आईपीओ जिसे कह सकते हैं वो है आईआरएफसी का, जो कि डिक्लेयर हो गया था कि 2020 में ही आएगा, बट अब जाके वो जनवरी में ही आया है। सो इन्वेस्टर काफी टाइम से इस आईपीओ को वेट कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस आईपीओ को लेने में देर करेगा। वैसे भी फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की बहुत साउंड है, तो चलिए देखते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं कि कंपनी क्या कहती है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहती है। और सबसे एंड में हम देखेंगे इंडिगो का। इंडिगो पेंट्स ने अपना आईपीओ लाया है, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे कि क्या कहता है इंडिगो पेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम बात करेंगे आईआरएफसी कंपनी की। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, सो इट इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल एनालिसिस। सबसे पहले हम कंपनी देखेंगे आईआरएफसी, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसका पूरा नाम है। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो स्टैब्लिश हुई थी 12 दिसंबर 1986 को, ये टोटली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। और इसका मेन रोल जो है वो है फाइनेंस कलेक्ट करना, कह सकते हैं पैसे इकट्ठा करना, और इंडियन रेलवे में इन्वेस्टमेंट करना, इंडियन रेलवे की रिक्वायरमेंट पूरी करना, जो कि अभी ये करंटली ये काम करते हैं। इनको 30 साल से ज्यादा हो चुका है, 1986 में स्टैब्लिश हुई थी, तो अराउंड आप कह सकते हैं 34 इयर्स हो चुके हैं इनके कंप्लीट। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडियन रेलवे की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं, उनमें भी निवेश करती है। तो 34 साल हो चुके हैं आईआरएफसी कंपनी को। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन रेलवे की जो सब्सिडरीज कंपनी है, फॉर एग्जांपल जैसे रेल विकास निगम लिमिटेड या फिर रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो बहुत सारी पीपावेव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड जितनी भी कंपनीज हैं, तो उनमें ये इन्वेस्टमेंट करती है, प्लस ब्याज पे पैसे देती है। सो ये प्लस पॉइंट हो गया आईआरएफसी का। सेकंड देख लेते हैं इनके विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। आप तीनों चीजें देखेंगे ना तो आपको एक चीज क्लियर निकल के आएगी कि ये फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो कि इसी सेक्टर में काम कंटिन्यू करना चाहती है। ये देखती है कि रिसोर्स जो है वो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, उन रिसोर्स जो है वो मोबिलाइज हो रहे हैं कि नहीं। सबसे बड़ी बात, टाइमली फंड को प्रोवाइड कराना, ये इसका मेन पर्पस है। और इसका मिशन में अगर आप देखें, आईआरएफसी का मिशन अगर आप देखें कि क्या है, उन्होंने जो कंपनी एकदम हाईलाइट करके रखा हुआ है मिशन अपना, वो क्लियरली बोलते हैं कि हम लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बनना चाहते हैं अपने देश की। तो तीनों ही अगर आप पॉइंट देखें, विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव, तीनों में एक ही चीज। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव, मिशन और विजन को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि ये काफी अच्छी कंपनी है। उन्होंने तीनों ही चीजों में एक ही बात को मेंशन किया है। ओके, अब हम इसके देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई मीन नेटवर्थ क्या कहती है पिछले कुछ सालों की, टोटल एक्सपेंडिचर इनके कितने हुए हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनको कितना हुआ है। तो 2015-16 एंड 2016-17 का हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेटवर्थ इनकी कितनी रही है, जो कि 2015-16 में थी 11,525, वही 2016 में थी, 2016-17 में 12,009। ये हम करोड़ में बात कर रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1950, जो कि इंक्रीज हुआ था 2133 पे। तो ये आप इसके स्टेटमेंट भी देखेंगे तो ये कंटिन्यू दिख रहा है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, अगर कुछ हुआ भी है तो कोरोना की वजह से हुआ था 2020 में, उससे ज्यादा कंपनी में फ्लक्चुएशन नहीं हुए हैं, कंटिन्यू ग्रो कर रही है। और ये भी नहीं है कि बहुत स्टीडली ग्रो कर रही है, अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रही है। अगर यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये भी काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ है, जो कि 2015-16 में था
848 रुपए 848 करोड़, वही 2016-17 में था 933 करोड़। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2020 की और 2019 में अगर हम कंपेयर करें तो अगर हम बात करें इसकी इनकम स्टेटमेंट अगर हम देखें या इनकम स्टेटमेंट देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इसकी टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019 और 2020 का हम कंपेयर कर लेते हैं। तो 2020 में आपको क्लियरली दिख रहा होगा 30 सितंबर 2020 को 29,19,865 इसके टोटल असेट थे, जो कि 2019 में 20,64,382 थे। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो यस, रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है क्योंकि कोरोना का टाइम था, तो इसकी वजह से इनका रेवेन्यू थोड़ा कम हो गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रेनें खारिज हो रही थी। यहाँ पे अगर आप मार्च का स्टेटमेंट देखते हैं, मार्च में अगर रेवेन्यू देखते हैं तो वहीं इनका रेवेन्यू 1,34,210 था, जो कि पिछले साल से ज्यादा था। तो अगर उसी के बेसिस पे अगर कंपेयर किया जाए, प्लस एक्सपेंडिचर जो कंटिन्यू डेवलपमेंट में इंडियन रेलवे के डेवलपमेंट में IRFC करती है, तो उसका बर्डन भी इस पे कंटिन्यू रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म को रिन्यू कराना, नई पटरियां बिछवाना, इलेक्ट्रिफाइड मोड में इंडियन रेलवे को लाना। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जहाँ पे इनके रेवेन्यू खर्चा होते हैं, जहाँ पे इनके पैसे इन्वेस्ट होते हैं IRFC के। ओके, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2020 तक, यानी लॉकडाउन के पहले तक आप कह सकते हैं 31,920 था। वहीं पे 2019 में 21,399 था। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि क्लियर कंटिन्यू ग्रोथ हुई है, क्योंकि यहाँ पे 30 सितंबर 2020 को कम हो गई, जो कि हम रीजन ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, इनकी दो चीजों से बहुत ज्यादा इनकम होती है। IRFC को दो ऐसे सेक्टर हैं जहां से कंटिन्यू इनकम जनरेट होती रहती है। पहला है इंटरेस्ट इनकम, जो ये ब्याज पे पैसे प्रोवाइड कराते हैं, उनसे इनको काफी अच्छी इनकम मिलती है। दूसरा है लीज इनकम, लीज पे जो देते हैं उस पे इनको ज्यादा इनकम मिलती है। यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट देखें तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, इंटरेस्ट से इनको इनकम हुई है 17,167 करोड़, वहीं लीज इनकम हुई है 56,661 करोड़। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम कैश फ्लो को इनके देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका रहा है 18,868, जो कि पिछले साल था 16,303। तो कंडीशन चाहे जो भी हो, उतार चढ़ाव चाहे जितने भी हो, लॉकडाउन आया बट बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए। वो एक ऐसा फेज था जहाँ पे सबको प्रॉब्लम हुई थी। तो ये तो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे के लिए काम करती है, फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इश्यूज थोड़े होने थे। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो IRFC जो है वो एक डेडिकेटेड बोरिंग आर्म है, पैसे उधार देती है, प्लस ब्याज पे, इंटरेस्ट पे वो अच्छा खासा अर्न करती है। सबसे बड़ी बात सेकंड चीज ये है कि ये, जैसा कि अभी हमने बात की कि इंडियन रेलवे की सब्सिडरी कंपनी को ये पैसे ब्याज पे देती है। फॉर एग्जाम्पल रेल विकास निगम लिमिटेड हो गया, रेल एनर्जी मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, कौनकनार, रेलटेल हो गया। और तो सबसे बड़ी बात है जनरेट करती है इनकम लीज के थ्रू। तो ये इनके 3 पॉइंट हो गए। अब हम देख लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, IRFC की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ये है कि इंडियन रेलवे के ग्रोथ में ये स्ट्रैटेजिक रोल प्ले करती है। पैसे जहां पे इंडियन रेलवे को चाहिए होते हैं वहां पे प्रोवाइड कराती है। इस तरीके से बहुत सारे रोल ये प्ले करती है, जो कि हम अभी ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। साउंड क्रेडिट रेटिंग है, मोस्ट एडवांटेजियस थिंग कि साउंड क्रेडिट रेटिंग है इसकी, क्रिजिल की है, प्लस ICRA की है। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जैसा कि हमने अभी देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू और इनकी पिछले परफॉर्मेंस के थ्रू, पिछले साल की परफॉर्मेंस के थ्रू। तो ये क्लियर नजर आ रहा था कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू अच्छी रही है। साउंड असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, ये किसी कंपनी के कामयाब होने में बहुत बड़ा हाथ होता है किसका, मैनेजमेंट टीम का। अगर मैनेजमेंट टीम अच्छी है, एक्सपीरियंस्ड है, तो
कंपनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर कंपनी की टीम जो है वो अच्छी नहीं है तो वो कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और यहाँ पे इनकी अगर आप मैनेजमेंट टीम की बात करें तो वो बहुत ही पावरफुल और अच्छी है। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं IRFC की, तो आप इनकी कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सारी डिटेल इनकी कंपनी की मिल जाएगी। अब देख लेते हैं इशू लाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे बड़ी बात, ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए इनका कहना है कि हम बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ के लिए इशू ला रहे हैं, हम ये IPO ला रहे हैं बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ के लिए। सेकंड जो इन्होंने पॉइंट रखा है वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि जो कॉमन सभी का IPO लाने का पर्पस होता है वो है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इशू डेट एंड साइज एंड इशू टर्म्स क्या क्या है। तो चलिए आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हुए अब हम आ गए हैं इशू डेट पे और इशू प्राइस पे। तो ये इशू ओपन हो रहा है, IPO इशू ओपन हो रहा है 18 जनवरी को और ये क्लोज हो जाएगा 20 जनवरी को। प्राइस क्या है? प्राइस 25 से 26 है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी IPO के लिए अप्लाई करें तो कभी भी जो मिनिमम रेट होता है उस पर अप्लाई मत करें। इट में भी शायद आपको IPO ना दिया जाए। हमेशा जब भी आप अप्लाई करिए तो हायर रेट पे करिए। इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपका प्रेफरेंस लिस्ट में नाम आ जाता है। तो जब भी आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी अप्लाई करें तो 26 की रेट पे करिएगा इसका अप्लाई। फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपए पर शेयर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आप देख लें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका हो जाएगा 14,950। अब आप पूछेंगे इतना कैसे हो रहा है? यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि एक लॉट की साइज जो है वो 575 है, मतलब यानी कि एक लॉट 575 शेयर का है। अब आप पूछेंगे कि ये लॉट क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। एक बुके की शॉप है, वहां पे अगर आप कोई बुके खरीदने जाते हैं तो उसमें बुके कैसे बनता है? बहुत सारे फ्लावर्स से बनता है बुके। अब आप ये तो कहेंगे नहीं ना कि मुझे एक बुके एक फ्लावर उसका निकाल के दे दो, एक रोज उसमें से निकाल के दे दो, ऐसा तो कहेंगे नहीं। जब भी आप खरीदेंगे तो वो बुके पूरा बंच में आता है, वो वैसे ही आप बुके खरीदेंगे। वैसे ही हमारे शेयर के साथ है। आप समझ लीजिए ये बुके है या फिर एक बास्केट है। एक लॉट मतलब आप समझ लीजिए एक बास्केट है जिसके अंदर 575 शेयर रखे हुए हैं। मतलब आपको जब भी खरीदना होगा तो ये बुके पूरा खरीदना होगा, इससे कम आप नहीं खरीद सकते। तो यानी एक लॉट यानी 575 शेयर आपको खरीदने ही पड़ेंगे। हर कंपनी का अलग टर्म होता है, कंडीशन होती है। तो ये IRFC की टर्म एंड कंडीशन है कि एक लॉट में उन्होंने 575 शेयर रखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम लॉट साइज। तो मैक्सिमम लॉट साइज 13 है, यानी 13 लॉट से ज्यादा आप नहीं खरीद सकते, यानी 7,475 शेयर से ज्यादा शेयर आप नहीं खरीद सकते। अब देख लेते हैं लिस्टिंग कहाँ होगा। ये BSE NSE में होगा। इश्यू साइज क्या है? 4,455.17 से 4,633 करोड़। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट डेट क्या है? यानी कि आपको किस दिन पता चलेगा कि आपको शेयर अलॉट हुए कि नहीं हुए? तो वो आपको पता चलेगा 25 जनवरी को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड क्या है? किस दिन आपको रिफंड मिल जाएगा, मतलब जब आपको अगर शेयर अलॉट नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आपको रिफंड कब तक मिल जाएगा? आपको 27 तारीख तक वेट करना होगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो 27 तारीख तक आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट, आपके शेयर कब तक आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे? तो वो 28 जनवरी तक। 28 जनवरी तक आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। IPO लिस्टिंग डेट है 29 जनवरी। तो मोस्ट अवेटेड है, सबसे अच्छा है, कंपनी साउंड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है। तो यही रिकमेंडेशन है कि इस कंपनी का शेयर आप जरूर खरीदिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक लॉट यानी 575 शेयर, आपका खर्चा कितना होगा? 14,950। उसके बाद अगर आप मैक्सिमम शेयर लेते हैं यानी 13 लॉट 7,475 शेयर, तो आपका अमाउंट कितना खर्चा होगा? 1,94,350। उसके बाद अगर हम ये देखें कि शेयर होल्डिंग कितनी थी, तो पहले तो प्रमोटर के पास पूरी 100% शेयर होल्डिंग थी, बट इश्यू आने के बाद प्रमोटर्स के पास जो शेयर होल्डिंग बचेगी वो 86% बचेगी।
इसी के साथ एक चीज और बोलना चाहती हूँ, आपका पैसा है, आप इन्वेस्टर्स हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है कहाँ नहीं करना है ये टोटल आपका फैसला होना चाहिए। तो जब भी अपना पैसा निवेश करें बहुत सोच समझ के करें, किसी की बातों में ना आए। बट इस कंपनी के लिए मैं बेसिकली बोलना चाहती हूँ कि इस कंपनी के शेयर जरूर खरीदिए। तो चलिए सेकंड कंपनी देख लेते हैं जो कि है हमारी इंडिगो पेंट। तो चलिए करते हैं इनका डिटेल एनालिसिस और जानते हैं कि क्या इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, आपको इस कंपनी के आईपीओ लेने चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी सन 2000 में। रेवेन्यू के बेसिस पे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है ये, फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी है डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री में। इसकी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो कि इस्टेब्लिश है जोधपुर राजस्थान, कोच्चि केरला, पुडुकोट्टई तमिलनाडु में, और ये और इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इस्टेब्लिश करना चाहती है। इनके कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे कि प्रोडक्शन जिनमें करती है वो प्रोडक्ट है एनामल, एम्यूजन, वुड कोटिंग, प्राइमर एंड एक्सेट्रा, डिस्टेम्पर पुट्टीज एंड एक्सेट्रा। पहली ऐसी कंपनी है जो डिफरेंट तरीके के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट लेके आ रही थी, जैसे कि मेटालिक एम्यूजन, ब्राइट सीलिंग कोट एम्यूजन, टाइल कोट एम्यूजन, डर्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ एक्सटीरियर। तो इस सेक्टर में ये पहली कंपनी है। सेकेंड पॉइंट अगर हम आ जाए तो ग्रोइंग अगर हम देखें कि कितना ग्रोथ कर रही है, तो सेल के बेसिस पे इनकी सेल 2018 में 26.68% थी, वही 2020 में इनकी जो ग्रोथ रही है वो 28.62% रही है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, अगर हम देखें कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, तो लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है विद डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। सबसे बड़ी बात है ये बहुत तरीके के डिफरेंट वैरायटी ये रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करना भी ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट बनाते रहते हैं जैसे कि अभी हमने देखा था। वेल प्रूवन है, कंसिस्टेंट ग्रोइंग ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, तो अच्छा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है इनकी। सबसे बड़ी बात है इनके ब्रांड एम्बेसडर भी जो है वो MS धोनी है, तो ये भी इनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है क्योंकि इंसान की गुडविल, उनकी वैल्यू भी उस प्रोडक्ट के साथ चलती है। एक्सटेंसिव नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है इनका और स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। तो जैसे कि हमने देखा कि राजस्थान, केरला में इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, तमिलनाडु में। तो कंपनी के प्रमोटर कौन है, ये कंपनी एक फैमिली चला रही है, जलान फैमिली चला रही है, तो कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ये कंपनी चलती चली आ रही है। अब देख लेते हैं इसकी एसेट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। तो अगर हम बात करें टोटल असेट की, तो इनकी टोटल असेट 31 मार्च 2019 में थी 3,771, जो कि 2018 में थी 2,973। वहीं अगर हम 30 दिसंबर 2020 की बात करें तो ये बढ़ के हो गई थी 4,112। आप अगर देखेंगे 2018 से अब तक तो कंटिन्यू ग्रो कर रही है और अच्छे वे में ग्रो किया है इसने। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। तो यहाँ पे रेवेन्यू जो था 2019 में वो 5,372 था, वहीं 2018 में 4,031 था। 31 मार्च यानी लॉकडाउन के पहले तक 6,264 इनका रेवेन्यू था, जो घटकर 30 सितंबर तक 2,602 रह गया। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो IRFC के रेवेन्यू भी कम हुए थे लॉकडाउन के चक्कर में, और पेंट कंपनी के भी रेवेन्यू चेंज हुए हैं लॉकडाउन के चक्कर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देख लें तो हमारा 2018 में 128.62 करोड़ एंड 31 मार्च 2019 में 262 करोड़, यानी जस्ट डबल आप कह सकते हैं प्रॉफिट हो गया इनको। नेक्स्ट 2020 में 478.15, तो इनके जो प्रॉफिट है क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी अच्छी है, पेंट डिफरेंट वैरायटी में ये बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेट की है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक के साथ ये चल रहे हैं, तो इसलिए इनकी जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें MS धोनी के साथ आप एक जेब्रा भी देखते हैं। तो कुछ एंटरटेनमेंट अगर हम लाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकना शुरू हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू अगर हम बात करें कि ये किस लिए IPO ला रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ये IPO लेके आ रहे हैं। इन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट दिया है, सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया है वो है परचेस जिंटिंग एंड मशीन एंड गायरो शेकर।
ये परचेस करना चाहते हैं, इसलिए ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। टू रिपे ऑल और सर्टेन बोरोइंग, ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं ये पॉइंट, टू रिपे ऑल और सर्टेन बोरोइंग। ये एक माइनस पॉइंट है। अगर आप कोई आईपीओ लेके आ रहे हैं कहीं पे तो ये एक माइनस पॉइंट में चलता है कि आप अपने सारे बोरोइंग और रिपे करने के लिए आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक माइनस पॉइंट है जो इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव में दिया है कि इश्यू करने को ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो होते हैं उसी लिए आईपीओ आते हैं बाकी के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिगो पेंट एंड आईपीओ की डिटेल क्या है। सबसे बड़ी बात है, पहला ये जो आईपीओ ओपन हो रहा है वो 20 जनवरी को ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है 22 जनवरी को, यानी 22 जनवरी के पहले तक आपको आईपीओ ले लेना है एंड होने के पहले। और फेस वैल्यू इसकी है 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर्स। प्राइस क्या है, तो प्राइस पे आप ध्यान दीजिए, 1488 से 1490 पर इक्विटी शेयर इन्होंने प्राइस रखा है। यानी अगर आप एक शेयर खरीदने जा रहे हैं तो एक शेयर की कीमत इन्होंने रखी है 1488 और आपको तो लॉट में खरीदना है। हाँ, इन्होंने लॉट साइज भले ही छोटी रखी है, इन्होंने 10 शेयर की लॉट साइज रखी है, फिर भी आपकी अगर जेब से निकलेंगे तो 14,990 रुपए निकलेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इनके प्राइस की इनके शेयर की ये प्राइस बहुत ही गलत है। अगर आप कहते कि 1000 रुपए तक के इनके शेयर आ रहे हैं तो भी आप खरीद सकते थे, बट इतने ज्यादा प्राइस पे ये शेयर खरीदना मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें, यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि आपको 10 से 15 साल के लिए रखना है, तब तो आप इस आईपीओ के साथ जाइए। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो इस आईपीओ के साथ जाना मुझे नहीं लगता कि आपके लिए मुनासिब होगा इस रेट पे, क्योंकि ये रेट बिल्कुल सही नहीं है। लिस्टिंग हो रहा है बीएसई एंड एनएसई में। इश्यू साइज हम बात कर ही चुके हैं। आईपीओ बेसिक अलॉटमेंट कब हो रहा है, यानी कि कब पता चलेगा, किस दिन आपको पता चलेगा कि आपको शेयर दिए गए हैं, आपको अलॉट किए गए हैं या फिर नहीं, तो वो आपको पता चल जाएगा 28 जनवरी को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, अगर आपको शेयर अलॉट नहीं हुए हैं तो आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे 29 जनवरी तक। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट अकाउंट, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे 1 फरवरी तक। अगर आपको शेयर अलॉट हुए हैं तो आपको 1 फरवरी तक शेयर मिल जाएंगे। आईपीओ लिस्टिंग डेट है 2 फरवरी। तो यहाँ गौर करने वाली ये बात है, जहां आईआरएफसी ने शेयर के दाम कम रखे हैं, वहीं इंडिगो पेंट के शेयर के दाम बहुत ज्यादा हाई है। बट अगर आप दोनों ही शेयर लेने जा रहे हैं तो आपको करीब करीब उतने ही पैसे चुकाने हैं। बट आईआरएफसी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है, प्लस बैकएंड मिल रहा है गवर्नमेंट का, तो आपको खतरा कम रहेगा। इंडिगो पेंट है तो बट यहाँ पे इन्होंने शेयर की जो प्राइस रखी है वो मुनासिब नहीं रखी है, जो कि बिल्कुल इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से फिट नहीं बैठती। अगर आप कैलकुलेट करने चाहें एक प्राइस अगर एक शेयर का प्राइस अगर आप कैलकुलेट करने चाहें तो ये बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। 870 रुपए तक आप ले सकते थे, 1000 रुपए तक भी मैं कहूंगी कि आप ले सकते थे, बट 1488 से 1490 रुपए तक खर्च करना मुझे नहीं लगता मुनासिब है। इंडिगो पेंट के आईपीओ की लॉट साइज, लॉट हमने देख लिया है, आगे हम सीख चुके हैं कि लॉट क्या होता है। तो एक लॉट यानी 10 शेयर का है और मैक्सिमम आप कितने लॉट ले सकते हैं, 13 लॉट ले सकते हैं, यानी 130 शेयर आप ले सकते हैं कंपनी के। इससे ज्यादा आप कंपनी के शेयर नहीं ले सकते हैं। तो प्राइस आपको कितना देना पड़ेगा, तो 14,900 देना पड़ेगा अगर आप एक लॉट लेते हैं। अगर आप 13 लॉट लेते हैं तो 1,93,700 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप 13 लॉट लेते हैं तो। अब देख लेते हैं प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। इस आईपीओ के पहले प्रमोटर की होल्डिंग जहां 60.05% थी, वहीं इस इशू के बाद प्रमोटर की जो होल्डिंग हो जाएगी वो 54% तक रह जाएगी। इसके साथ ही हमने डिटेल एनालिसिस भी कर लिया और आपको बता भी दिया कि आपको किस शेयर के साथ जाना है, किस शेयर के साथ नहीं जाना है। किस आईपीओ के साथ आपको जाना चाहिए, किस आईपीओ के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। बट फिर भी आप इन्वेस्टर हैं, पैसे आपके हैं, आपकी सोच मायने रखती है कि आप किस आईपीओ के साथ जाना चाहते हैं, किसके साथ नहीं। पूरी डिटेल मैंने आपको दिखाई दी थी।
या फिर आप चाहें तो किसी भी आईपीओ के साथ ना जाएं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज़ और, वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो अगर आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हैं तो इससे मुझे भी थोड़ी एनकरेजमेंट मिलेगी कि हाँ, मैं कुछ अच्छा बना रही हूँ वीडियो और ये यूजफुल है आपके लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।